आज हम पढ़ेंगे। आज टॉपिक है वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायपालिका का ही एक भाग है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है वो कानून बनाती है, विधायिका जो है उस कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका है उन कानूनों का उल्लंघित करने वालों को दंडित करती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायपालिका का ही एक भाग है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124 जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, जिसका काम है भारत की जनता को न्याय देना। न्याय एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार और न्यायपूर्ण समाज के रखरखाव को संदर्भित करता है। न्याय के बारे में अगर कहा जाए तो न्याय जो है वो लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है, क्योंकि बिना उचित न्याय के लोकतंत्र की परिकल्पना करना ही कठिन है। क्योंकि न्याय ही जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और कानून के शासन को बनाए रखता है, संघर्ष के समाधान की सुविधा भी देता है और निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। न्याय जो है लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करता है और समाज की समग्र भलाई और उनकी स्थिरता में योगदान देता है। भारत में इसी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है वह शीर्ष स्तंभ पर आता है। उसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय आते हैं और फिर उसके बाद जिलों के अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अगर हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो न्यायपालिका का वर्णन है, संविधान के किस भाग में न्यायपालिका, तो संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान के भाग 5 में दिए गए, और संविधान के भाग 5 में 5 अध्याय भी शामिल है। संविधान के भाग 5 में 5 अध्याय शामिल है। 5 अध्यायों में, ठीक है, 5 अध्यायों में जो अध्याय 4 है, भाग 5 के अध्याय 4 में अध्याय 4 है, इसी में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। अगर कहें संविधान के भाग 4 में उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, इसके लिए अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उपबंध किए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में जो है वो 7 खंड दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में 7 खंड दिए गए हैं, और जिसमें हम एक एक करके 7 खंडों को समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जो 7 खंड हैं उनमें क्या क्या दिया गया है। पहला है अनुच्छेद 124(1). अनुच्छेद 124(1) जो है वह भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124(1) के तहत की गई है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, और ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को जो है उच्चतम न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इससे पहले क्या कहें, अंग्रेजों के जमाने में एक फेडरल कोर्ट था, जिसका संचालन संसद से 1937 से 1950 के बीच लगभग 12 वर्षों तक किया जाता रहा, और इसी ने सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने इसी फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया। यहाँ पर ये याद रखने की चीज है कि जिस बिल्डिंग में आज सुप्रीम कोर्ट काम करता है या सर्वोच्च न्यायालय काम करता है उसमें वह 1958 में आया। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत है, और एकीकृत को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को अपनाया था। इसलिए इस प्रकार के न्यायालय का हमें अच्छा खासा अनुभव हो चुका था, और यह भारत के हित को भी साधता था।
जहां तक सर्वोच्च इसके न्यायाधीशों की बात की जाए तो जो 1950 में जो न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, तो उस समय इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 7 थी। 7 प्लस 1 मतलब 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ती गई, जैसे कि 1956 में 11 हो गए, 1956 में 11 हो गए, 1960 में 14 न्यायाधीश हो गए, 1978 में 18, 1978 में 18 और 86 में 26 और 2009 में 31। 1986 में 26 और 2009 में 31 और 2019 में ये 34 हो गए। 2019 में इनकी संख्या 34 कर दी गई। इनमें से अगर बात करें तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। यही जो है अनुच्छेद 124 का एक खंड कहता है, जो बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायालय को रिप्लेस किया और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 124 के दूसरे भाग पर, जिसमें 7 खंड दिए गए हैं, जिसमें हमें 124(1) से लेकर 124(7) तक दिए गए हैं, जिसमें अब पढ़ते हैं 124(2) कि अनुच्छेद 124(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 124 का यह खंड जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल और कार्यकाल की समाप्ति जैसे टर्म्स का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। इस खंड में मूलतः यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति जिसके लिए परामर्श करना जरूरी समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यह लिखा हुआ है 124(2) में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, और जिससे वह नियुक्ति परामर्श करना चाहे उससे कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, पर ये अपने मन से नहीं करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद करेगा। पर किस न्यायाधीश से परामर्श करना है इसका चुनाव राष्ट्रपति ही करेगा। यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो ऐसे में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के से ही परामर्श करना होगा, ठीक है। और जैसे बताया है कि परामर्श शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी परामर्श शब्द पर काफी विवाद रहा है, और इस शब्द के विवाद का कारण इसलिए बना है कि इसके पता नहीं चलता है कि न्यायाधीशों की परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है। इसी पर भारतीय जो इतिहास है उसमें काफी इसी पर विवाद हुए हैं। उस समय कुछ लोग इसे इस रूप में समझते थे कि परामर्श का मतलब सहमति है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए परामर्श बाध्यकारी है, जबकि कुछ लोगों के लिए यहाँ बस एक परामर्श था जिसे मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा थी। 1980 के दशक में यह विवाद काफी मजबूत हो गया। इस तरह से यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, जिसे कि प्रथम न्यायाधीश के मामले के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम न्यायाधीश मामला जो है वो 1982 से लेकर 29 दिसंबर 1982 जो है, इस मामले में 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया और इस फैसले में न्यायालय ने माना कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है बल्कि विचारों का आदान प्रदान है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति बनी रही कि परामर्शदाताओं के विचारों को ओवरसाइड कर सकते हैं, मतलब कि नकार सकते हैं। लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। 10 साल बाद यह मामला फिर कोर्ट आया और इसे सेकेंड जजेस केस कहते हैं, जो 1993 में आया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ को दूसरे मामलों के रूप में जानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के फैसले को जो था उसे खारिज कर दिया
और कुछ बिंदुओं को निर्धारित किया। इस निर्णय में परामर्श का अर्थ सहमत कर दिया गया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के विचार विमर्श करने के बाद ही सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति का काम बस उस सिफारिश को प्रभावी बनाना है। तो यही से सेकंड जज केस से ही कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। तीसरा न्यायाधीश मामला जो है, दूसरे जो सेकंड जज केस था उसका विस्तार था। इस मामले के माध्यम से न्यायालय ने कॉलेजियम पद्धति में कुछ प्रावधान जोड़ दिए। अब ये प्रावधान बनाया गया कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करेगा। इनमें से अगर दो का मत भी पक्ष में नहीं है तो वह उस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं भेज सकता। यही जो 5 न्यायाधीशों का कॉलेजियम है वह आज भी चल रहा है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है। तो इसी कॉलेजियम व्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एक निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। और अनुच्छेद 124 का 24 खा और 24 का 124 का 124 खा 124 का इसी के तहत संविधान में डाल दिए गए, जिसके अब मूल अनुच्छेद शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। फिर चतुर्थ न्यायाधीश मामले में इसके विपक्ष में फैसला हुआ और चतुर्थ न्यायाधीश मामला जो है वो 2015 में आया, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले को 4th जज केस के रूप में जानते हैं। इस मामले में 4-1 से के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अमान्य कर दिया गया और 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस तरह पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो 2015 में पुनः बहाल हो गई, पर कॉलेजियम सिस्टम जो है वो आज भी विवादित है। अनुच्छेद के इसी खंड के तहत अन्य बातें बताई गई हैं कि जो 124(2) है, इसी में कहा गया है कि न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, कि न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इस मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था ही इसका निर्णय करेगी। और दूसरी बात, पहली बात तो यही है, और दूसरी बात है कि वह अपना त्याग पत्र दे सकता है। न्यायाधीश जो है वो अपना लिखित त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे अपने पद से हटाया जाएगा। और किस विधि से हटाया जाएगा यह जो है वो अनुच्छेद के मतलब इसी 124 के खंड 4 में दिया गया है। तो ये था 124(2). अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 124 का भाग 3 खंड 3। 124 का खंड 3। 124 के खंड 3 में क्या दिया गया है ये पढ़ना है कि अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जिसके पास कुछ योग्यताएं हो। निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता हो, जैसे कि पहली तो अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी अन्य है कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। और किसी ये नहीं है अथवा किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की दृष्टि में सम्मानित या योग्य न्यायविद हो। यहाँ पर याद रखिए कि संविधान में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आय का कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात कि अधिवक्ता की जो 10 वर्ष की गणना होगी उसमें वह अवधि भी शामिल की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात कोई न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचा नहीं है। तो इसमें यही दिया गया है कि 124 में कि कौन सा व्यक्ति किन योग्यताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 124
का खंड 4, 124 का खंड 4, 124 का खंड 4 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के उसके पद से तभी हटा सकता है जब उस न्यायाधीश को हटाने का आधार सिद्ध हो जाए और उसके बाद संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। विशेष बहुमत का मतलब है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की बहुमत और उपस्थित और मतदान लेने में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। लेकिन सवाल यही आता है कि न्यायाधीश को हटाने का आधार जो है वो कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसी के लिए जो है अनुच्छेद 124 का 5वां खंड आता है। 124 का जो है वो 5वां खंड आता है। 5वां खंड ये कहता है, जो इसी खंड के तहत व्यवस्था की गई, 24(5) के तहत व्यवस्था की गई है कि जो न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव होगा सदन में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो उसकी कदाचार या असमर्थता साबित करने की प्रक्रिया होगी वह प्रक्रिया संसद निर्धारित करेगी। संसद ने इसी को निर्धारित करने के लिए एक कानून बनाया है जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है और इसके अनुसार न्यायाधीश को हटाने की निम्नलिखित प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया यह है कि निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति तभी विचार करेगा जब उस प्रस्ताव को लगभग लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों से लिखित सहमति मिलेगी। दूसरी शर्त क्या है? इतना होने के बावजूद भी अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकृत दे या नहीं दे, यानी कि इस प्रस्ताव को वो ये शामिल भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। और मान लेते हैं यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायवादी होने चाहिए। जब ये कमेटी बन जाएगी और यह कमेटी यदि न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके बाद विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। यहाँ यह बात जाननी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक कोई महाभियोग नहीं लगाया गया है। कई एक बार केवल ऐसा मौका बना था जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी, जो 1991 से 1993 तक रहे थे, को जांच समिति के द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था, पर वह इसलिए नहीं हटाया जा सके क्योंकि लोकसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें मतदान से अलग हो गई थी। अनुच्छेद जो और अब बचला है अनुच्छेद 124(6). अनुच्छेद 124(6) क्या कहता है ये भी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 124(6) क्या कहता है। अनुच्छेद 124(6) कहता है कि संविधान के अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेता है और साथ में ही विधायी और संविधान की मर्यादा में रहने का भी वचन देता है। मतलब कह सकते हैं 124(6) में बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो शपथ लेते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 124 के खंड 7। अनुच्छेद 124 का खंड 7 जो है यह बताता है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना पद धारण किया है तो वह भारत सरकार या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कोई भी वकालत का कार्य नहीं कर सकता, कोई भी वकालत का कार्य नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय।